Welcome to CR International School online study system. I hope all of you will find at home. Stay home, stay safe बेटे, ठीक है. We are doing economics class 12 बेटे, lesson number 4 the strategy of industrial growth. देखिए हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है अब साइलेंट फीचर ऑफ स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यानी भारत ने जो स्ट्रेटजी अपनाई थी बेटे इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए उसके कुछ फीचर्स हमें पढ़ने हैं, ठीक है. तो आपको पता है कि भारत ने बेटे जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी अपनाई थी IPR 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो पास किया था उसके फीचर हम पहले ही पढ़ चुके हैं बेटे, ठीक है. ये तो एक डिस्क्रिप्शन आ रहा है कि हमने क्या किया क्या नहीं किया बेसिकली बेटे, ठीक है. आपको पता है जो पब्लिक सेक्टर था बेटे उसे प्राइमरी रोल दिया गया, प्राइवेट सेक्टर को सेकेंडरी रोल दिया गया और प्राइवेट सेक्टर को बेटे इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए लाइसेंस की कंपलसरी कर दी गई कि भाई जो भी काम होगा लाइसेंस के अंडर होगा, बिना लाइसेंस के आप कुछ नहीं कर पाओगे. तो काफ़ी सारे फीचर्स थे बेटे, वही फीचर हमें यहाँ पर एक बार दोबारा पढ़ने हैं. देखिए सबसे पहला फीचर है पब्लिक एंटरप्राइज टू प्ले अ सेंट्रल रोल और द क्रूशियल रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बेटे, ठीक है. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो सबसे पहला फीचर आपका यही है कि भाई जो पब्लिक सेक्टर होगा, जो गवर्नमेंट सेक्टर होगा, क्रूशियल रोल प्ले करेगा इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है. सॉरी. सेकंड देखिए प्राइवेट एंटरप्राइज टू प्ले ओनली अ सेकेंडरी रोल बेटे, जो प्राइवेट एंटरप्राइज था वो केवल एक सेकेंडरी रोल प्ले करेगा इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन या इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में वो केवल एक सेकेंडरी रोल प्ले करेगा. और बेटे प्राइवेट लोगों को इंडस्ट्रीज में आने के लिए लाइसेंस कंपलसरी कर दिया गया था बेटे, लाइसेंस राज की स्थापना कर दी गई थी कि भाई उन्हें अगर इंडस्ट्रीज में आना है भाई, ठीक है, तो लाइसेंस लेना पड़ेगा. आपको बताया हुआ है कि इट वाज सिस्टम अंडर विच प्राइवेट एंटरप्रेन्योर वर टू ऑब्टेन अ लाइसेंस फॉर द इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट. तो बेटे कोई भी इंडस्ट्री अगर उन्हें सेटअप करनी है, चाहे वो इंपॉर्टेंट हो या ना हो, चाहे वो लेस इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री ही क्यों ना हो बेटे, आपको लाइसेंस लेना ही पड़ेगा. बिना लाइसेंस के आपका काम नहीं बनने वाला, ये कंपलसरी कर दिया गया बेटे, ठीक है, प्राइवेट एंटरप्राइज के लिए फॉर द इंडस्ट्रियल एंड मोस्ट केसेस दे वर टू प्रोड्यूस गुड्स विद इन द लीगली प्रिस्क्राइब्ड लिमिट ऑफ द प्रोडक्शन कैपेसिटी. और गुड्स बेटे वो उतना ही प्रोड्यूस करेंगे जितना कि उन्हें बताया गया है, जितना की कैपेसिटी उनकी है उतना ही प्रोडक्शन वो करेंगे. गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें बेटे गवर्नमेंट से परमिशन लेके उन्हें गुड्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा बेटे, ठीक है. नेक्स्ट देखिए थर्ड पॉइंट है आपका प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन टू फोकस ऑन इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन. बेटे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ चुकी है आपके पास, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन. अब ये इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन होता क्या है बेटे, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है दोज गुड्स विच आर इंपोर्ट अर्लियर, ठीक है बेटे, जिन गुड्स को हम इंपोर्ट कर रहे हैं नाउ दे आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया फॉर द सेल्फ रिलायंस, ठीक है. तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन बेटे एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जिन गुड्स को हम पहले बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे, विदेशों से मंगा रहे थे, अब उनका इंडिया के अंदर ही प्रोडक्शन किया जाएगा ताकि इंडिया एक सेल्फ रिलायंस कंट्री बन जाए, आत्मनिर्भर बन जाए, हमें दूसरे देशों पर निर्भर ना रहना पड़े बेटे. इसका फोकस ये भी था कि भाई भारत की जो फॉरेन करेंसी का रिजर्व है वो इंडिया में बचा रहे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इंपोर्ट करोगे आपकी फॉरेन करेंसी का रिजर्व उतना ज़्यादा देश के बाहर चला जाएगा, ठीक है बेटे. इंडिया चाहता था कि भाई जो फॉरेन करेंसी है उनका यूज़ केवल डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने के लिए किया जाए, ठीक है, डिफेंस इक्विपमेंट के लिए किया जाए, बाकी चीज़ों के लिए नहीं किया जाए. इसीलिए इन्होंने बेटे इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन लगाया कि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स को छोड़ के जितने प्रोडक्ट आप बाहर से मंगा रहे हो उनका प्रोडक्शन इंडिया के अंदर ही किया जाएगा बेटे, ताकि भारत की जो फॉरेन करेंसी है वो बेटे सेव हो सके, साथ ही साथ भारत एक सेल्फ रिलायंस कंट्री यानी आत्मनिर्भर कंट्री बन सके. फोर्थ पॉइंट देखिए डोमेस्टिक इंडस्ट्री वाज प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन. बेटे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को पूरी तरह से, जो घरेलू हमारी इंडस्ट्रियां थी या घरेलू व्यवसाय थे, उन्हें पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया गया फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन से. फॉरेन कंपटीशन से पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर दिया गया बेटे. अब फॉरेन कंपटीशन से कैसे प्रोटेक्ट करोगे बेटे, सबसे पहले तो इंपोर्ट पर हैवी ड्यूटी लगाकर कि भाई इंपोर्ट जो भी आप कर रहे हो दूसरे देशों पर उस पर हाई टैक्सेस आप लगा दोगे बेटे, ठीक है. इंपोर्ट पर हमने क्या कर दिए, हाई टैक्स लगा दी, जिससे कि इंपोर्ट करना बहुत महंगा हो गया. इंपोर्ट करना महंगा हो गया बेटे, यानी डोमेस्टिक इंडस्ट्रियां जो गुड्स बना रही है आपको उसका यूज करना पड़ेगा, तो इंपोर्ट आप कर नहीं पाओगे बेटे, सिंपल सी बात है. और नेक्स्ट है आपका कि फिक्सेशन ऑफ इंपोर्ट कोटा बेटे. तो एक तो आपने इंपोर्ट पर टैक्स भी लगा दिया और इंपोर्ट कोटा भी फिक्स कर दिया बेटे. कोटा समझते हो ना, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगा देना कि भाई अगर कोई प्रोडक्ट आप इंपोर्ट कर रहे हो तो उसकी 100 क्वांटिटी ही आप इंपोर्ट कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते.
ये होता है बेटे क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगाना या क्वांटिटेटिव कोटास फिक्स करना या इंपोर्ट कोटास फिक्स करना। तो हमने अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए बेटे, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए फॉरेन कॉम्पिटिशन से हमने इंपोर्ट कोटा और इंपोर्ट पर हैवी टैक्सेस लगा दिए ताकि दूसरे देशों से इंपोर्ट करना हमें हो जाए बेटे महंगा और हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री द्वारा प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें बेटे, ठीक है। तो इस तरह से हमने अपने कंपटीशन को बचाया बेटे, फॉरेन कंपटीशन से अपनी इंडस्ट्री को बचाया। आगे है लार्ज स्केल इंडस्ट्री वर एस्टेब्लिश फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बेटे, ये हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाला टॉपिक आया था तब भी बताया था कि भाई लार्ज स्केल इंडस्ट्री को डेवलप करने का मेन उद्देश्य होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर आपका स्ट्रांग हो, जिस भी जगह पर बेटे लार्ज स्केल इंडस्ट्रियां पुट करी जाती है वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी होती है वो जबरदस्त हो जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर रिमेंबर 2 टाइप के होते हैं, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका क्या क्या आता है बेटे, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है आपका ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ठीक है, एनर्जी, बैंकिंग, इंश्योरेंस बेटे। तो जहां भी लार्ज स्केल इंडस्ट्रियां लगती हैं वहां का इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जबरदस्त हो जाता है, वहां रोड बनने शुरू हो जाएंगे, बैंक खुलने शुरू हो जाएंगे, स्कूल्स खुलने शुरू हो जाएंगे बेटे, जिम्स वगैरह अगर खुलनी शुरू हो जाएंगी। तो इसीलिए जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री उसे एस्टेब्लिश करने का मेन मकसद था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बेटे। और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसे हमने SSI नाम दिया था बेटे, द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उन्हें आपने डेवलप किया था फॉर द एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटी। आपको पता है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी विलेजेस एरियाज में बेटे पुटअप की जाती है, गांव में पुटअप की जाती है। गांव में पुट करने से बेटे जो एग्रीकल्चर की लेबर होती है वो रिलीज होकर, ठीक है, इंडस्ट्रीज में काम करने लगती है। तो एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है बेटे। साथ ही साथ इससे इक्विटी भी जनरेट होती है, जो रिच और पुअर का गैप होता है उसमें कमी आते है बेटे, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को स्मॉल कैपिटल के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो बेटे। तो ये थे आपकी साइलेंट फीचर ऑफ स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब इसके हम गुड इफेक्ट और बैड इफेक्ट पढ़ेंगे बेटे, ओके। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपका द गुड इफेक्ट एंड बैड इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी। भारत ने जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी अपनाई जिसमें बेटे पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, प्राइवेट सेक्टर को एक सेकेंडरी रोल प्रोवाइड किया गया। तो इस स्ट्रैटेजी के क्या गुड इम्पैक्ट और क्या बैड इम्पैक्ट पड़े भारतीय इंडस्ट्रीज में, हमें अब ये डिस्कस करना है बेटे, ये स्टडी करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं गुड इफेक्ट क्या हुए बेटे, अच्छे प्रभाव क्या पड़े। देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ गोट ए बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट। भाई हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था थी बेटे अंग्रेजों से अभी आज़ाद हुई थी, ठीक है, तो वहाँ सब कुछ पिछड़ा हुआ था बेटे, ना कोई कैपिटल थी, कुछ भी नहीं था वहाँ पर। तो बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट की जो जरूरत थी बेटे वो गवर्नमेंट ने उसे प्रोवाइड करा कर दी। इस बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट से हुआ क्या, हमारा जो आउटपुट था, आउटपुट यानी कि प्रोडक्शन या GDP आप कह लीजिए बेटे, 6% इंक्रीज आया एनुअली बेटे, ठीक है, 6% इंक्रीज आया ड्यूरिंग द ईयर 1950 टू 1990, यानी 1950 से 1990 के बीच जो हमारा आउटपुट था बेटे वो 6% से इंक्रीज हो गया, जो कि काफ़ी गुड था बेटे, काफ़ी अच्छी, मतलब जो आउटपुट था या काफ़ी अच्छी ग्रोथ थी वो भारत ने शो करी आपके सामने बेटे। तो इन्होंने बताया हुआ है आपको कि भाई बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट मिला, इंडस्ट्रियल आउटपुट में बेटे सिग्निफिकेंट राइज आया और 6% इंक्रीज हुआ ड्यूरिंग द ईयर 1950 टू 1990, ठीक है। इन 40 सालों में हमने 6% के दर से बेटे इंक्रीमेंट किया हर साल। नेक्स्ट देखिए, देयर आर मार्क डाइवर्सिफिकेशन इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब मैंने बताया हुआ बेटे नई नई इंडस्ट्रीज का ओपन होना, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन यानी एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्रीज में एंट्री करना बेटे। तो इस टाइम पीरियड के दौरान नई नई इंडस्ट्रियां ओपन हुई बेटे, और सबसे इंपॉर्टेंट थी सनराइज इंडस्ट्रीज बेटे। सनराइज इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री होती है जिसके फ्यूचर में बहुत ब्राइट चांस होते हैं, ठीक है, जो अभी अभी न्यू इनोवेशन हुई है और फ्यूचर में जाके बहुत ज़्यादा आगे जाने वाली है, उन इंडस्ट्री को वहाँ सनराइज इंडस्ट्री कहा गया था बेटे। तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री उस समय की, आज के समय तो बहुत ज़्यादा विकास हो चुका है बेटे इलेक्ट्रिसिटी में, उस समय इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को इन्होंने सनराइज इंडस्ट्री माना, क्योंकि इन्होंने मेजर किया बेटे, महसूस किया कि भाई सनराइज जो इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज है, बिजली की जो इंडस्ट्रियां हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, वो आगे फ्यूचर में जाकर उसकी बहुत ब्राइट चांस है, बहुत ज़्यादा फल फूलने वाली है, ग्रोथ होने वाली बेटे। तो इस तरह से इन्होंने सनराइज इंडस्ट्रीज को बेटे काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी महत्व देना शुरू किया। आगे देखिए द ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री बेटे, सबको पता है हमने लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज पर फोकस किया, और लार्ज स्केल इंडस्ट्री का बेटे मेन उद्देश्य क्या होता है, स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छी डेवलपमेंट हो। इंफ्रास्ट्रक्चर दो तरह के होते हैं, बताया हुआ है हमने, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बेटे। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें शॉर्टेज पावर आती है, पावर सप्लाई हो गया, ठीक है, कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग हो गई, इंश्योरेंस हो गई, ये सब चीज़ें इसके अंदर आते बेटे। तो काफ़ी अच्छा विकास हुआ भाई
लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हमने ओपन की, काफी अच्छा उसका विकास हो पाया बेटे, ठीक है। इससे जो है आपकी इंडिया इंडस्ट्री की एबिलिटी बढ़ी बेटे, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का इम्पैक्ट होता है ना उसे अब्जॉर्ब करने की जो एबिलिटी थी उसमें काफी इंक्रीज आया। लास्ट है द ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बेटे, द ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी हमने बेटे काफी की, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ओपन की, एक अलग से टॉपिक भी हमने आपको पढ़ाया था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का, जिसमें बेटे ध्यान दिया गया काफी इक्विटी और एम्प्लॉयमेंट की तरफ, भाई एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा जनरेट हो, साथ ही साथ इक्विटी भी अराइज हो बेटे। तो ये थे इसके कुछ गुड इम्पैक्ट कि भाई आपकी इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज आया, इंडस्ट्री में डाइवर्सिफिकेशन आया, नई नई इंडस्ट्रियां लगनी शुरू हुई, लार्ज स्केल इंडस्ट्री ओपन हुई जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ओपन हुई जिससे एम्प्लॉयमेंट और इक्विटी जनरेट हुई। इसके बाद है बैड इंपैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी, यानी कि हमने जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी अपनाए उसके खराब इंपैक्ट, बुरे प्रभाव क्या क्या थे। पहला प्रभाव देखिए पब्लिक सेक्टर मोनोपोली बेटे, आपको पता है उस इंडस्ट्री में हमने केवल और केवल पब्लिक सेक्टर को महत्व दिया, प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल भी महत्व हमने नहीं दिया बेटे। तो बेसिकली हुआ क्या, इससे जो पब्लिक सेक्टर की एक मोनोपोली होती है वो अराइज होगी बेटे, और जब भी पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली अराइज होती है तो उससे इनएफिशिएंसी, ठीक है, अकुशलता, करप्शन बेटे, करप्शन होता है, लीकेज, मनी की लीकेजेस, बीच में मनी की चोरी होना बेटे, ठीक है, जहां फायदा पहुंचना चाहिए वहां ना पहुंच के बीच में चोरी होना मनी की, पिल्फरेज बेटे, छोटी मोटी चोरियां, दफ्तरों में, सरकारी दफ्तरों में छोटी मोटी चोरियां होनी शुरू हुई बेटे, ये एक प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक बन गए बेटे। तो आपको पता ही है भाई पब्लिक सेक्टर में ये सब चीजें आम बात है बेटे, गवर्नमेंट जो कंपनियां वहां इनएफिशिएंसी, करप्शन, पिल्फरेज, लीकेजेस, भ्रष्टाचार कितना देखने को आपको मिलता है, इससे बेटे इनएफिशिएंसी हो गई, और जो पब्लिक सेक्टर था वो लॉस में रन होना शुरू हो गया, और लॉस में भी बेटे इन्होंने अपने पब्लिक सेक्टर को चलाए रखा। सो बाय इंक्रीजिंग ह्यूज लॉसेस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज लीड्स टू इनएफिशिएंट यूज ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। तो बेटे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ने हमारे जो नेशनल रिसोर्स थे उनका एक बिल्कुल बुरे तरह से उनका यूज किया, उन्हें वेस्ट किया एक तरह से बेटे। तो सबसे बड़ा हानि ये थी कि भाई पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली राइज हुई जिससे करप्शन, पिल्फरेज, लीकेज, इनएफिशिएंसी इन सब का उदय हुआ बेटे। सेकंड देखिए प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री, हमने भाई अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की बाई इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, इंपोर्ट कोटा लगाकर, इंपोर्ट टैक्सेस पुट करके बेटे, लेकिन इसका फायदा कुछ नहीं हुआ भाई। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को हमने प्रोटेक्ट किया, बट जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी बेटे वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्वालिटी के जो प्रोडक्ट होते हैं उसे मैच करने में असफल साबित हो गई बेटे, ठीक है। इंटरनेशनल क्वालिटी के स्टैंडर्ड को हम मैच करने में पूरी तरह से फेल्ड हो गए बेटे, ठीक है। डोमेस्टिक इंडस्ट्री को आप प्रोटेक्ट करते रहे भाई कि विदेशों से उसे कंपटीशन ना मिले, फॉरेन कंट्री या फॉरेन कंपनी से उन्हें कंपटीशन ना मिले बेटे, तो उसके, ठीक है, उसके दुष्प्रभाव ये हुआ कि भाई इन्होंने क्वालिटी पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर दी, क्वालिटी बिल्कुल ही खराब हो गई। लैक ऑफ कॉम्पिटिशन प्रॉम्प्टेड द डोमेस्टिक एंटरप्राइज टू फोकस अपॉन मोनोपोली कंट्रोल। तो कॉम्पिटिशन था नहीं बेटे, बाहर से बड़ी कंपनियों को कॉम्पिटिशन था नहीं, तो इनके पास एक मोनोपोली कंट्रोल आ गया, अपनी मर्जी से जैसे चाहे वस्तुएं बनाते गए बेटे, ओल्ड टेक्नोलॉजी का यूज करते गए, ना नई टेक्नोलॉजी पर ध्यान दिया, ना कोई इनोवेशन पर ध्यान दिया, ना कुछ बेटे। ग्रोथ थ्रू कंपटीशन एंड डाइवर्सिफिकेशन वाज अवॉइडेड। तो इंडिया को आपको पता है भाई ग्रोथ थ्रू कंपटीशन एंड डाइवर्सिफिकेशन कंप्लीटली अवॉइड किया गया, पब्लिक सेक्टर को सारा का सारा बेटे जिम्मा सौंप दिया, जिसके कारण मोनोपोली उनकी अराइज हो गई, उन्होंने ना क्वालिटी स्टैंडर्ड पर ध्यान रखा, ना कुछ रखा, जिससे कि ग्रोथ भी हैम्पर्ड हुई बेटे। थर्ड है सेविंग फॉरेन एक्सचेंज थ्रू इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, हमने बेटे अपने फॉरेन रिजर्व को बचाने के लिए इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन अपनाया कि भाई जो विदेशों से हम प्रोडक्ट मंगा रहे हैं उसे अब हम इंडिया के अंदर ही प्रोड्यूस करेंगे बेटे। लेकिन ये कब तक आप रोकोगे, किस हद तक आप इसे रोक सकते हो बेटे? आप अपनी जरूरतों को तो पूरा करोगे तो बेटे जरूरत अगर बाहर से सेटिस्फाई होती है तो आपको बाहर से ही प्रोडक्ट मंगाना पड़ेगा। तो बेटे सेविंग द फॉरेन एक्सचेंज थ्रू फॉरेन कॉम्पिटिशन इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन प्रूव टू बी इनएफिशिएंट पॉलिसी। तो ये बिल्कुल इनएफिशिएंट पॉलिसी साबित हुई, आपकी जो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी एकदम खराब पॉलिसी साबित हुई बेटे। क्यों? बिकॉज आवर फॉरेन रिजर्व हैज स्टार्टेड श्रिंकिंग, हमारा जो फॉरेन रिजर्व था वो घटना शुरू हो गया बेटे, कम होना शुरू हो गया, और 1990 में इतना ज्यादा कम हो गया कि ये अपने बॉटम स्तर पर पहुंच गया, अपने निचले स्तर पर पहुंच गया बेटे। इतना खराब रिजर्व हो गया था कि हम अपने 10 दिन की लायबिलिटी भी पे नहीं कर पा रहे थे बेटे, ठीक है। तो 1990 में काफी ज्यादा परेशानी में हो गई थी बेटे इंडियन इकोनॉमी, सो मच दैट वी हैव प्लेड्ज्ड आवर गोल्ड रिजर्व विद वर्ल्ड बैंक टू
सैल्वेज आवर बोरोविंग्स बेटे, ठीक है। तो इतना ज्यादा आपका फॉरेन रिजर्व कम हो गया था बेटे कि हमें वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़ा, क्या करके बेटे, अपने गोल्ड के रिजर्व को प्लेज करके, गोल्ड के रिजर्व को गिरवी रखकर। हमने गोल्ड के रिजर्व को बेटे गिरवी रखा वर्ल्ड बैंक के पास और फिर हमने लोन लिया। तो कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी एक इनएफिशिएंट पॉलिसी साबित हुई बेटे, क्योंकि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन आपका कामयाब नहीं हो पाया, आपको इंपोर्ट करना ही पड़ा दूसरे देशों से बेटे, और इंपोर्ट करने में आपका जो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व था इतना ज्यादा कम हो गया आपका कि 1990 में आपकी इकोनॉमी क्राइसिस में फंस गए बेटे, और हमें अपने गोल्ड को गिरवी रखकर, गोल्ड को प्लेज रखकर वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़ा बेटे। और वर्ल्ड बैंक से हमने लोन लिया, इसका मतलब वर्ल्ड बैंक का प्रेशर हमारे देश पर बढ़ना शुरू हो गया। और फिर 1991 में हुआ क्या, इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई गई, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन अपनाया गया वर्ल्ड बैंक के प्रेशर्स के चलते बेटे। वर्ल्ड बैंक से लोन लिया हुआ था हमने, तो वर्ल्ड बैंक का लोन जब हम पे नहीं करेंगे तो प्रेशर बनाएगा, तो उन्होंने प्रेशर बनाया इंडिया पे कि इंडिया अपने आप को एक ग्लोबलाइज कंट्री बनाए, दूसरे देशों के साथ व्यापार करे बेटे, जिससे दूसरी देशों की जो कंपनियां हैं वो इंडिया के अंदर एंट्री करे बेटे। तो इंडिया की ये पॉलिसी एक इनएफिशिएंट साबित हुई 1990 में, और फिर 1991 में हमें एक नई पॉलिसी पर मूव करना पड़ा जिसका नाम था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी कि पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में बेटे। सो टिल देन इट्स गुड बाय। ये लेसन आपका फिनिश्ड हो चुका है बेटे, इंडियन इकोनॉमी के 4 लेसन आपके फिनिश हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच।